नमस्कार दोस्तों, युक्ति आइस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाधान सीरीज पे, हिस्ट्री के क्वेश्चन पे। पहले हिस्ट्री एमसीक्यू पे बात करते हैं। आज 12 जुलाई भी है और आज जो है हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। कल पॉलिटी के क्वेश्चन पे बात किया गया था, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। 12 जुलाई 2023। ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं। इसके साथ साथ सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आप सभी जानते भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मेन चीज पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे इंक में चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है पेश किया था। पहला है सर एस्ले ईडन, दूसरा है अलेक्जेंडर जॉन आर्थरनाट, तीसरा है लॉर्ड लीटन और चौथा है लॉर्ड स्टेनले। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पेश किया था। चार ऑप्शन है और सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। इसका सही जवाब है लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन, ये याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन ने जो है वो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पेश किया था। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या पे बात करते हैं। तो व्याख्या, 1878 में लॉर्ड लीटन ने भारत में स्थानीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पेश किया था। पहला शिकार राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 1878 लॉर्ड लीटन और स्थानीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लाया गया था। और पहला शिकार राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन था? सोम प्रकाश था। इसलिए इसका सही आंसर क्या था? सही आंसर था ऑप्शन सी था। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में कोर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक निवेश किस शताब्दी में किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात की जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में किया गया था, किस शताब्दी में किया गया था। पहला है 17वीं, दूसरा है 18वीं, तीसरा है 19वीं, चौथी 20वीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 20वीं शताब्दी में किया गया था। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़ा निवेश अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। रेलवे में, कॉटन मिल्स में, जूट मिल उद्योग में, स्टील उद्योग के साथ साथ जहाज और नेविगेशन उद्योगों में भी निवेश किया गया था। इसके साथ साथ वर्ष 1916 में थॉमस हॉलैंड के अधीन उद्योग आयोग की नियुक्ति की गई थी। कौन सा आयोग? उद्योग आयोग की नियुक्ति की गई। किसके अंतर्गत? वर्ष 1900 थॉमस हॉलैंड के अधीन। ठीक है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। तीसरे प्रश्न में देखिए, 1857 के महाविद्रोह से क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1858 को जो रानी जी की उद्घोषणा हुई थी, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा वादा नहीं था। ध्यान से देखिए, नहीं पूछ रहा है। पहला है भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच व्यवहार की समानता, दूसरा है धार्मिक तटस्थता, तीसरा है भारतीयों को सरकार के सभी कार्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, और चौथा उपरोक्त सभी वादे रानी की उद्घोषणा में मौजूद थे। कौन सा वादा नहीं था? देखिए, सभी वादे थे, इसलिए इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के महाविद्रोह के समय आप सभी जानते हैं कि 1857 का महाविद्रोह, इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कारणों को जानना पड़ेगा, क्योंकि चर्बी वाला कारतूस सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, अनेकों कारण थे उसके। ठीक है, तो 1757 यानी कि प्लासी की लड़ाई से लेकर 1857 यानी कि 100 साल के बीच में जो दर्द उभरा था, वो दर्द कहीं ना कहीं जाकर 1857 में फूटा था। एक और क्वेश्चन इससे पूछता है कि 1857 का महाविद्रोह क्या हिट हो गया होता, तो क्या भारत में मुगलिया सल्तनत फिर से वापस आता? ये भी एक क्वेश्चन था, कि देश तो संविधान से चलता है। तो देखिए, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ लॉर्ड कैनिंग ने शाही उद्घोषणा भेजी, जिसमें घोषणा की गई कि रानी ने भारत का शासन संभाल लिया है। इस उद्घोषणा ने भारत में ब्रिटिश शासन की भविष्य की नीति की घोषणा भी किया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। चौथा प्रश्न, 1939 में कलकत्ता में इंडिया पार्टी मोनिस्टिक की स्थापना किसने किया था। पहला ऑप्शन है मजुमदार साहब, दूसरा यमन राय, तीसरा सीआर दास, चौथा अजीत राय। तो इसका सही जवाब है एन डी मजुमदार जो थे, उन्होंने इसका सही आंसर ऑप्शन है मजुमदार। जिन लोगों ने 1939 में कलकत्ता में इंडिया पार्टी पॉलिटिक्स की स्थापना एन डी मजुमदार जी के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, कलकत्ता में किया गया था। ये भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। मतलब कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, ये सब आपको पढ़ना है। सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन था, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद कितनी बार अध्यक्ष बने थे, या दादा भाई नौरोजी कितनी बार, ये सब पढ़ना है, सब पढ़ाया भी हो।
निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य था, ये पूछ रहा है। पहला, अखिल भारतीय आधार पर लोगों को शिक्षित और संगठित करना, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार करना, सामाजिक सुधार करना, राजनीतिक लोकतंत्र के अंत्यकरण और स्वदेशीकरण के लिए प्रयास करना। तो माय डियर, एक बात बताओ, पूछ रहा कौन सा विकल्प सही है। पहला केवल एक और दो, दूसरा है केवल एक दो दो चार, तीसरा एक तीन चार, चौथा एक और चार। तो इसका सही जवाब देखिए, ये तो देखिए सामाजिक सुधार, पहली बात तो कांग्रेस से कोई मतलब था नहीं। सामाजिक सुधार तो तीन को काट दो, बचा कौन, एक दो चार। एक दो चार यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन मेथड भी करते तो ये भी कट जाता, जाहिर सी बात है। अगर तीन ये भी कटता तो या तो बचता कौन सा, एक दो और एक चार, या कुछ ऐसा बचता, लेकिन जाहिर सी बात है जब तीसरा कट गया तो बचा एक दो चार, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया वो बिल्कुल ही सही है। पहला कथन क्यों सही है ये जान लीजिए। पहला कथन, जैसे पी आनंद चार्लू के शब्दों में, प्रारंभिक कांग्रेस एक शक्तिशाली क्या था, राष्ट्रीयवादी थी। इसके मूल उद्देश्यों में से एक राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का पूर्ण विकास करना और समेकन और अखिल भारतीय आधार पर लोगों को संगठित और शिक्षित करना था। दूसरा कथन इसलिए सही है कि उस समय कोई बनी बनाई उपनिवेशवाद विरोधी समझ या विचारधारा नहीं थी। उन्हें वास्तविकता के ठोस अध्ययन और अपने अभ्यास के आधार पर अपनी उपनिवेश विरोधी विचारधारा विकसित उन्होंने की, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखने के अलावा उद्देश्य लोगों का राजनीतिकरण और राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, आंदोलन का मुख्यालय बनाना यानी अखिल भारतीय नेतृत्व समूह बनाना और विकास करना था, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार कर सके। इसलिए दूसरा कथन सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये देखो कांग्रेस का सामाजिक सुधार के प्रश्न नहीं उठाना था, कोई है था ही नहीं इसमें। इसके दूसरे सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जिसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के वयोवृद्ध पिता की संज्ञा दी जाती है, उन्होंने नियम बनाया कि कहा कि एक राष्ट्रीय कांग्रेस को खुद उन प्रश्नों तक ही सीमित रखना चाहिए जिनमें पूरे देश की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। इसलिए कांग्रेस सही जगह नहीं थी सामाजिक सुधारों पर चर्चा करना। उन्होंने कहा कि हम अपने शासकों के सामने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजनीतिक निकाय के रूप में एक साथ मिले भी हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो इसीलिए मेरा जो था ये क्वेश्चन का जो तीसरा गलत था, बाकी चौथा सही था। ठीक है, क्योंकि इस राजनीतिक लोकतांत्रिकरण के लिए जो था स्वदेशी मूवमेंट भी चलाए गए थे, ये सभी लोग जानते भी हैं। ये भी सही था, ये भी सही था, इसलिए बी गलत था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो काफी अच्छे लगते होंगे। तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ये ऑफिशियल ऑफिशियल जो है युक्ति आईएएस का लोगो है, तो युक्ति आईएएस का लोगो लोगो है, आप लोग जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। ठीक है। ये टेलीग्राम का अगर क्यूआर से करेंगे तो ये टेलीग्राम से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।